जीएस फॉर ऑल के प्राचीन इतिहास की इसी प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आइए हमें पुनः कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि खासकर मध्य एशिया से भारत के आक्रमणकारी थे और इनमें हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक के शासक है, शक, पहलव, कुषाण आदि को देखा जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह अफगानिस्तान के क्षेत्र मतलब रशियन के क्षेत्र से आए थे। इन्हें बैक्टीरियाई या ब्राक्टियाई के रूप में भी जाना जाता है। तो ये ब्राक्टियाई आक्रमण या बैक्टीरियन आक्रमण उसके विषय में देखें तो यहाँ पे देखिए इसमें उसका प्रभाव देखा जाएगा और उसकी मुद्रा देखी जाएगी, अर्थव्यवस्था, व्यापार का विस्तार, रेशम मार्ग और राजनीति, सेना आदि में विदेशी तत्वों का आगमन, ये रहेगा टॉपिक। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला इंडो यूनानी यानी इंडो ग्रीक के शासक कौन था जिसने आक्रमण किया था? तो इसका नाम था डेमेट्रियस। तो ध्यान में रखिएगा, भारत में 190 बीसी के करीब करीब 190 बीसी के करीब करीब डेमेट्रियस का आक्रमण होता है। और डेमेट्रियस ने भारत के अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब के बहुत बड़े क्षेत्र पर आक्रमण किया था और उसको अपने हस्तगत कर लिया था और साकल जो पंजाब के आसपास था, साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। ये फैक्ट ध्यान में रखिए। दूसरा देखिए, किस हिंद यूनानी इंडो ग्रीक के राजा का संबंध बौद्ध धर्म के प्रचार से था? यहाँ डेमेट्रियस है, मिनांडर है, अपोलोडोटस है, हर्मेयूस है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मिनांडर। आप ये जानते होंगे मिनांडर और एंटीयालकिड्स का एक्चुअली प्रतिनिधि के रूप में था और यह भारत में इंडो ग्रीक के शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ था और इसकी कथा बौद्ध धर्मगुरु के साथ है, तो देखा जाएगा। देखिए, हिंदी यूनानी राजा मिनांडर का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? देखिए आ गया है, तो मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें मिलिंद के प्रश्न मतलब मिलिंद कहा गया है यही मिनांडर को और उसके उत्तर जो है वो दिए गए, तो यही मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। नंबर प्रश्न की ओर चला जाए, निम्नलिखित में से हिंद यूनानियों का एक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? प्रशासन में संस्कृत का प्रयोग, शैलकृत वस्तुकला, यूनानी शैली के सिक्कों का शुरुआत, लौह स्तंभ का निर्माण। तो ये आप ध्यान में रखिए, यूनानी सिक्कों की शुरुआत यह प्रमुख है, हिंदी यूनानियों का एक योगदान माना जा सकता है। 5 नंबर, इंडो यूनानी शासकों और उनके क्षेत्रों का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए, मिनांडर तो ये हो गया सागल, एंटीयालकिड्स जो है ये तक्षशिला है और यह तक्षशिला है और अपोलोडोटस जो है पश्चिमी भारत है। तो इसका हो गया आपका बी, ए और सी। देखिए बी, ए और सी, ये बी नंबर से। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यूनानी सिक्कों पर द्विभाषी अभिलेख होते थे, यह बात सही है। उनके सिक्कों पर राजाओं के चित्र होते थे, यह भी बात सही है। तो इसमें ए और बी दोनों सही होगा। 7 नंबर देखिए, भारत में हिंद यूनानी शासक का अंत किसके आक्रमण से हुआ? यहाँ दिया है कुषाण दिया है, गुप्त दिया है, शक दिया है और मौर्य दिया है। जैसा कि आप जानते हैं हिंद यूनानी के बाद शक ही भारत पर शासन किए, यह होगा इसका उत्तर शक। प्रश्न की ओर चला जाए तो यहाँ पर क्या है, भारत में लंबे समय तक शासन करने वाला हिंद यूनानी शासक कौन था? तो इसका नाम था मिनांडर। यह बौद्ध धर्म को मानने वाला था, अनुयायी था। आगे देखिए, किस कला शैली का विकास हिंद यूनानी प्रभाव से हुआ है? तो यहाँ मथुरा शैली, सारनाथ शैली, गांधार शैली और नालंदा शैली। यही गांधार शैली इंडो ग्रीक के शासकों के द्वारा दिया गया है। प्रश्न देखते हैं, हिंद यूनानी सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने हुए होते थे? तांबा दिया है ऑप्शन, सोना है, चांदी है और कांसा है। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। हिंदी यूनानी सिक्के मुख्यतः दिया हुआ है तो चांदी के बने होते थे और हिंदी यूनानी ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के भारतीय उपमहाद्वीप में जारी किए, तो ये आप ध्यान में रखिए। में पहला प्रमुख शासक कौन था? तो आपको ध्यान रखिएगा, मौस था, यानी माउ भी, इसको माउस भी लिखा जाता है, ये ध्यान में रखिए। नंबर प्रश्न, रुद्रदामन ने प्रथम का प्रसिद्ध जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया और जूनागढ़ अभिलेख जो है गुजराती के पास है। और 13 नंबर देखिए, शक मूल रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फारस, अरब, मध्य एशिया और बैक्टीरिया दिया हुआ है।
तो यह मूल रूप से मध्य एशिया से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो शक संवत की शुरुआत 78 एडी में हुई थी, यानी ईस्वी में हुई थी, और इसकी शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, शक शासकों की राजधानी मुख्यतः कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र, उज्जैन, मथुरा और तक्षशिला दिया हुआ है, तो इसका उत्तर होगा तक्षशिला। देखिए 16 नंबर, किस शासक ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी? तो यहाँ पर नहपान, रुद्रदामन प्रथम, रुद्र सिंह और भूमक, तो इसका उत्तर होगा रुद्रदामन ने प्रथम। रुद्रदामन प्रथम में गुजरात के काठियावाड़ के नजदीक स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी, जिसका उल्लेख गिरनार अभिलेख, जो रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख है, उसमें दिया गया है, और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और संस्कृत का प्रथम अभिलेख भी माना जाता है। कि शक शासकों द्वारा प्रयुक्त पद क्षत्रप, एक्चुअल दिया हुआ है ये क्षत्रप का क्या अर्थ है? तो क्षत्रप का अर्थ है प्रांतीय राज्यपाल, इन गवर्नर प्रणाली की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था। 18 नंबर प्रश्न देखिए, किस भारतीय शासक ने शक को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक थे और इन्हें शकारी भी कहा गया। इन शकों का उन्मूलन करने वाले, और शक के उन्मूलन के बाद इन्होंने शकारी प्रकार की चांदी की मुद्रा का प्रचलन अपने राज्य में किया था, ध्यान में रखिए। शक शासकों में कौन सा धर्म अपनाया था? देखिए बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और ए और सी दोनों धर्म। तो यहाँ पर ए और सी बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों को अपनाया था, क्योंकि शक के शासकों के सिक्कों पर नंदी यानी बैल का चित्रण है, शिव का चित्रण है, और बौद्ध के विभिन्न ग्रंथों में इनका उल्लेख है। चलिए 20 नंबर देखिए, शक शासक किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? अरामाइक लिपि का प्रयोग, धार्मिक असहिष्णुता, भारतीयकृत प्रशासन, बौद्ध स्थलों का विनाश। तो ये इसका है, ये भारतीयकृत प्रशासन, यानी ये इन्होंने प्रशासन जो है भारत के अनुकूल भारतीय प्रणाली पर ही शुरुआत की थी, जिसके कारण यह अब भारत में मिलने का प्रयास किए। 21 नंबर प्रश्न को देखा जाए, भारत में पार्थियन शासकों का शासन काल क्या था? तो यह पहली शताब्दी ईस्वी था, और ये पार्थियन शासकों में आप एक ही राजा का नाम याद रखिए, गोंडो फर्निस का नाम, और इन्हीं के शासन काल में ईसाई धर्म का पहली बार प्रचार हुआ था भारत में, और सेंट थॉमस जो थे ईसाई धर्मावलंबी थे, पादरी थे, उन्होंने इस क्षेत्र में यात्रा की थी। ये ध्यान में रखिए। भारत में सबसे प्रसिद्ध पार्थियन शासक कौन थे? देखिए गोंडो फर्निस का आप नाम ध्यान में रखिए। और 23 नंबर देखिए, पार्थियनों ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में शासन किया? तो यह पंजाब के क्षेत्र में शासन नहीं किए। क्वेश्चन देखिए, गोंडो फर्निस के शासन काल में भारत आए ईसाई संत कौन थे? तो आप जानते हैं सेंट थॉमस से भारत आए थे। 25 नंबर देखिए, पार्थियनों ने भारतीय संस्कृति को किस रूप में अपनाया? भाषा के रूप में, सही है, सिक्के के रूप में, वस्त्र के रूप में, यानी उपयुक्त सभी। यहाँ इन्होंने भारतीय संस्कृति को पूर्णतः अपनाने की कोशिश की थी। 26 नंबर देखिए, इंडियो पार्थियन मूल रूप से कहां से थे? तो यह इंडो पार्थियन जो मूल रूप से सीथियन थे, यह ईरान के आसपास का ही क्षेत्र है। और 27 नंबर देखिए, इंडो पार्थियन सिक्कों में समानता क्या दर्शाया गया है? यूनानी देवी देवता, भारतीय देवी देवता, जरथुष्ट यानी यूथ्रेस्टियन प्रतीक और शासकों के चित्र। तो इसमें मुख्य रूप से शासकों के चित्र अपनाए गए हैं, जो कि बाद के शासकों ने इसी क्रम को अपनाया था। देखिए इंडो पार्थियन शासन व्यवस्था कैसी थी? केंद्रीकृत, अत्यधिक संगठित, धर्माधारित और खंडित। यह फ्रेगमेंटेड शासन था इनका, यानी खंडित शासन प्रणाली मानी जाती है। अगली प्रश्न को देखिए 29 नंबर, पार्थियन शासकों के बाद किसने शासन नहीं किया? इंडो यूनानी, कुषाण, शक और गुप्त। तो पार्थियन के बाद कुषाणों ने शासन किया। आप ये क्रम ध्यान में रखिएगा, इंडो यूनानी पहले, इंडो यूनानी देखेंगे, फिर उसके बाद शक हो गए, उसके बाद पहलव यानी पार्थियन आ गए, और फिर उसके बाद कुषाण। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखिए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडो पार्थियन का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है? भाषा के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, और ए और बी, मतलब बी और सी दोनों है। देखिए बी और सी दोनों, ये दोनों में है, तो इसको ध्यान में रखिए। उनको देखिए, सबसे महान कुषाण सम्राट कौन था? तो कुजुल कैडफिसस, कनिष्क, भीम कैडफिसस और हुविश दिया हुआ है। तो सबसे महान कुषाण सम्राट कनिष्क था, और जैसा कि आप जानते हैं कि
इसके संस्थापक कुजुल कैडफिसस थे और कनिष्क जिस वंश से संबंधित था वह यूची या तोखड़ी वंश कहलाता है, जो कि चीन का मूल वंश था और यह भारतीय सीमा में प्रवेश किए। और यूची और तोखड़ी जो थे वो 5 शाखा में विभाजित हुए, जिसमें एक शाखा चली गई भारत की ओर और वो ही कुषाण वंश का निर्माण किया। ध्यान में रखिए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपने चरमोत्कर्ष पर कुषाण साम्राज्य की सीमा कहां तक फैली हुई है? बंगाल से गुजरात, कश्मीर से तमिलनाडु, मध्य एशिया से मथुरा और काबुल से ओडिशा। तो ये आप ध्यान में रखिए। इस किस धार्मिक बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने किया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क ने किया था और यह कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन हुआ था और जानते ही है। और वसुमित्र और अश्वसेन जो थे इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। तो 34 नंबर देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई? आ गया ये तो श्रीनगर यानी कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, मतलब वो श्रीनगर के समीप है। क्वेश्चन देखिए, कुषाण अभिलेखों में प्रमुख लिपि थी प्राकृतिक ग्रीक के खरोष्ठी और ए बी और सी दोनों दिया हुआ है, तो बी और सी दोनों, ये ध्यान में रखिए। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कुषाणों का योगदान था? स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग, अभिलेखों में संस्कृत का प्रयोग, गांधार कला का विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसमें नंबर प्रश्न में आ ही गया, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक पूछ रहा है, तो यह कुजुल कैडफिसस, कुजुल कैडफिसस का टिक करेंगे। 38 नंबर देखिए, कुषाण सिक्कों में दर्शाए गए देवता कौन कौन से है? यूनानी देवता है, बुद्ध है, उपयुक्त सभी हैं। तो आप ध्यान में रखिए, इसमें कुषाण सिक्कों में जो देवता दर्शाए गए हैं वो उपयुक्त सभी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कनिष्क किस धर्म का संरक्षक था? महायान बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म और शैव धर्म। और कनिष्क जो था महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक था। कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी और इसी में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, एक महायान और एक हीनयान। महायान का कहना है कि सभी लोग जो बुद्ध के प्रति आस्था रखते हैं वह मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, जबकि हीनयान कहते हैं जो बुद्ध के बोधिसत्व में ही से विश्वास करेगा उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब बुद्ध को जहां वो एक महापुरुष माने हैं, जहां यहाँ महायान में बुद्ध को देवता माना गया है, तो ये ध्यान में रखिए। 40 नंबर देखिए, कुषाणों ने किस व्यापार को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया? आंतरिक व्यापार, रेशम मार्ग व्यापार, समुद्री व्यापार और कृषि। तो किसानों ने देखा जाए तो रेशम मार्ग व्यापार को ज्यादा प्रोत्साहित ही किया था। नंबर क्वेश्चन को देखें, मध्य एशियाई आक्रमणों के परिणाम स्वरूप किसका विकास हुआ? बंद अर्थव्यवस्था, वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था और कृषि संघ। तो कुषाणों के प्रभाव से अगर देखा जाए या फिर मध्य एशियाई जो आक्रमण हुए उसके प्रभाव से देखा जाए तो मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था का विकास से हुआ। स्वर्ण और रजत, सोने और चांदी के सिक्कों के उपयोग में वृद्धि हुई मौर्य प्रशासन के कारण, गुप्त कूटनीति के कारण, मध्य एशियाई व्यापार संबंधों के कारण और रोमन विजय के कारण। तो स्वर्ण और रजत सिक्का जैसा कि आप जानते थे इंडो ग्रीक के पहलव, शक और कुषाण शासकों ने बड़ी मात्रा में जारी किया था। तो इसमें दिखा सकते हैं मध्य एशियाई व्यापार संबंधों के कारण। रेशम मार्ग भारत को किससे जोड़ता था? अफ्रीका, चीन और रोम, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो चीन और रोम से रेशम मार्ग जोड़ता था भारत को। और 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वंश ने गांधार कला को समृद्ध किया? तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कुषाण वंश ने गांधारी कला को समृद्ध किया। ये 45 नंबर, विदेशी आक्रमणों के बाद भारतीय शासकों की सैन्य व्यवस्था में क्या क्या शामिल हुआ? गुरिल्ला छापामार युद्ध तकनीक, सामंती सेनाएं, अश्वरोही और धनुर्धारी बलों का उपयोग, नौसैनिकी युद्ध। तो ये विदेशी आक्रमणों के बाद भारत में देखा जाए अश्वरोही और धनुर्धारी बलों का उपयोग प्रारंभ हो गया। अगला देखिए 46 नंबर, मध्य एशियाई प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन आए? सिक्कों के बनावट में, कलात्मक शैली में, परिधान और पहनावों में और उपयुक्त सभी। तो ये सभी में देखा जाए तो बदलाव आए थे। नंबर क्वेश्चन देखिए, विदेशी आक्रमणों के कारण भारतीय राजनीति में कौन सा प्रमुख विशेषता शामिल हुई? लोकतांत्रिक विचार, प्रांतीय शासक प्रणाली, धार्मिक असहिष्णुता और जनजातीय शासन। मतलब इसमें देखा जाए खासकर ये मध्य एशियाई जो आक्रमणकारी आए थे अपने साथ कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के लेके आए थे
और मूल रूप से हम देखें प्रांतीय शासन प्रणाली यानी मतलब छत्र प्रणाली की शुरुआत किए थे, मतलब गवर्नर का शासन प्रारंभ हो गया था। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, महायान बौद्ध धर्म का विस्तार मुख्यतः किसके कारण हुआ था? शुंग वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। आप जानते थे कि चौथी बौद्ध संगति में ही कुषाण शासकों के समय ही देखा जाए तो हीनयान और महायान नामक के दो संप्रदाय में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया और यह खासकर कनिष्क के काल में हुआ था। रेशम मार्ग ने किसके प्रसार में सहायता की? हथियार, भारतीय फसलें, बौद्ध दर्शन और धातुकर। तो बौद्ध दर्शन में रेशम मार्ग ने प्रसार में सहायता प्रदान की थी।